क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एक नए जोश के साथ हम तैयार हैं फिर से एक नया चैप्टर को पढ़ाने के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। जो चैप्टर आपको कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, आज उस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है जनन। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 जनन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे और मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में जानेंगे, दूध पीना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, ओजेनेसिस कैसे होता है, मतलब ओवरऑल पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप ये मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दूं चैप्टर 1 जीवों में जनन और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो दोनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं। उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पर जा करके आप उन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, लगा लीजिए भैया, कहीं मिलेगा नहीं। आज का चैप्टर है हमारा मानव जनन। ठीक है, 12th बायोलॉजी। जनन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है। अपने समान यदि कोई संतान उत्पन्न कर दे रहा है तो वो जनन होता है। ठीक है, अपने समान मतलब समझ पा रहे हो, मतलब अगर इंसान है तो वो इंसान को ही पैदा करे तभी वो जनन होगा। ऐसा नहीं कि वो इंसान है और उसने जनन किया, डॉगी पैदा हो गया है और कुछ बन गया, तो वो जनन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा ये बताओ, मानव में लैंगिक जनन, तो भाई हम मानव के अंदर देख रहे हैं, तो सर जो मानव होते हैं, जो ह्यूमन होते, मैंने आपको बताया था जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप मुझे सोच करके बताइए, मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन? आप लोग सोचकर बताइए, बताइए सर कौन सा जनन होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है यार, सच में सुनाई दे रहा है। आपने बोला लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, ये चीजें आप पढ़े ही थे कि जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन यदि इंग्लिश में बोले तो वो क्या है सर, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज समझ गए। पहली चीज हमें एक चीज यहां पे ये पता चल गया कि भैया जो मानव के अंदर जो जनन हो रहा है वो कैसा जनन हो रहा है, तो वो सर लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, जो मानव होते हैं वो सजीव प्रजक होते हैं और जरायुज प्राणी होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, सजीव प्रजक व जरायुज प्राणी होते हैं। सजीव प्रजक व जरायुज से क्या मतलब होता है, मतलब कि जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जरायुज का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। ठीक है, तो बताइए मानव क्या अंडा देता है क्या? बोलिए बोलिए भैया, मानव या जीव जंतु, कौन जीव जंतु, मानव, सॉरी मानव में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। मानव, मानव क्या होता है, मानव विविपोरस होता है। ठीक है, सजीव प्रजक। आपको बता दें मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन मानव यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, मानव क्या होता है सर, तो मानव होता है एक लिंगी। ठीक है, कैसा होता है मानव, मानव होता है एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी से क्या मतलब होता है कि यदि, और मार्कर कहां चले गए भाई, बस, यदि ये है और ये है, इसके हमने बाल निकाले और इसके स्मार्ट वाले बाल थे कनखजूरा के, है ना, इसको हमने माना कि ये
नर है और ये मादा है, ठीक है। एक लिंगी मतलब कि एक व्यक्ति है तो उसके अंदर केवल एक लिंग पाया जाएगा। एक लिंग मतलब या तो भाई वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, ठीक है। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। आपको पता है कि जो नर होता है उसके अंदर क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है, ठीक है। नर जनन तंत्र, नर के अंदर आपको देखने को मिलता है सर वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। वृषण जानते हो कहाँ होता है, पेल्विस रीजन, जरे जो वॉशरूम करने जाते हो, ठीक है, अंडकोश जिसको बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लटका रहता है उसको बोलते हैं वृषण। उसके अंदर दो क्या भरे होते हैं, गोलियां टाइप में भरी होती है ना, छू के देखो होता है ना, तो उसको बोलते हैं वृषण, ठीक है। इसके बाद फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है कि इसमें होता है अंडाणु, ठीक है। इसमें होती है वो सॉरी अंड जनन तंत्र में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय, सॉरी कंफर्म हो गया। एक्चुअली अभी 11th की क्लास लिए हूँ, जस्ट इसके पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए बाकी मुझे को सब याद है, ठीक है। चलो, तो वृषण है किसके अंदर, नर जनन तंत्र के अंदर। हमें पता है वृषण से एक किसका निर्माण होता है सर, वृषण से शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। और सर जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उससे अंडाणु यानी कि ओवरी का निर्माण होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है भाई, बिल्कुल सिंपल है। इसी को समझना होगा ना कि ये वृषण के अंदर क्या गेम चलता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये नर और मादा में जब भैया शुक्राणु अंडाणु बन गए तो क्या होता है भाई, बड़े हो जाते हैं, तब इनकी शादी की तैयारी होती है, ठीक है। शादी, जब शादी होता है तो ये मैथुन की क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। जब जनन की क्रिया करते हैं तो सर क्या होता है, तो निषेचन होता है, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो शुक्राणु होता है, ठीक है, इसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए शुक्राणु द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, तो शुक्राणु अगुणित होता है। ठीक इसी प्रकार अंडाणु के अंदर भी 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है, ठीक है ना। जब ये 23, ठीक है, ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में जाकर के मिलेंगे तो ये बनाएंगे युग्मनज, ठीक है, नॉट युग्मक। ये गैमीट नहीं बनाएंगे। ये अभी यहां पे क्या बना है सर, समझना, ये यहां पे क्या बना है, ये गैमीट है, नर गैमीट, ठीक है, सॉरी मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ठीक है। जब गैमीट आपस में मिलते हैं, ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सर जाइगोट, युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। गोट मीन्स बकरी भी होता है, तो सर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते। फिर यही युग्मनज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। आपको यहां पे बता दें ये निषेचन की क्रिया कहां पे होती है, ठीक है। आपको पता है कि मनुष्य के अंदर जो निषेचन होता है, अगर पूछा जाए, ये बहुत सोचो, ये सब सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। कौन सा निषेचन होता है, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक अंतः निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य के अंदर कौन सा निषेचन होता है तो क्या बताओगे, तो सर वो होता है अंतः निषेचन। अंतः निषेचन मतलब कि अंदर ही बच्चा बन रहा होगा, पेट के अंदर या कहीं, मतलब शरीर के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं रहेगा कि दूसरे रूम में नर और स्पर्म और ओवम मिल गए, वहां बच्चा बन रहा है, तुम लोग यहाँ घूम टहल रहे हो, नहीं, ठीक है। तो ये होता है निषेचन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश से भी लिखते चलना, ठीक है, इंग्लिश वर्ड का प्रयोग भी करते चलना। जो अंतः निषेचन होता है यानी कि इनर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, किसके अंदर, मानव के अंदर। क्यों, क्योंकि जैसे यार इसमें मैं एग्जाम्पल तो बहुत देता हूँ, लेकिन इसमें एग्जाम्पल मुझे लगता है मैं फंस जाऊंगा सच में। ये जनन का चैप्टर है, अपना दूंगा तो मजाक बना दोगे, किसी और का यहाँ पे था नहीं, जैसे समझ लो, जैसे ये, हाँ
जैसे ये इसका भाई नर है, अब ये यहाँ पे गया तो इसका क्या है, यहाँ पे मादा जनन तंत्र है, ठीक है, क्या है, मादा जनन तंत्र। समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। शादी हुई तो इसने क्या किया, इसने नर युग्मक को यानी कि शुक्राणुओं को क्या किया, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करा, कॉपुलेशन किया, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो एजाकुलेशन हुआ। एजाकुलेशन मतलब इसके शरीर से क्या निकला, सीमेन बाहर निकला, फोर्सफुली। फोर्सफुली मतलब बल लग के, झटके से बाहर निकला। वो कहाँ जाएगा, तो भाई जहां पे रहेगा वहीं पे जाएगा। ये देखो सर, ये होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है, समझने का प्रयास करना भाई। ये होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है। इनको ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या, देखो यार, पता है मैं इसमें एग्जाम्पल अब कुछ नहीं दे सकता, ये तो याद कर लेना, ठीक है। ये आगे वाले भाग अभी हम लोग पढ़ेंगे, योनी होती, वेजाइना होता है, ठीक है, और आगे का भाग क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल क्या होता है, इंटरनल जेनाइटल क्या होता है, ठीक है भैया। क्रिया हुई, यहां पे ढेर सारे स्पर्म को छोड़ दिया गया, ठीक है, ढेर सारे स्पर्म को छोड़ दिया गया। अब यहां पे क्या देखते हैं, ये जो सर दिख रहा है ना, दो ठो, एक तो ये है और एक तो ये है। सर ये जो मादा जनन तंत्र है, इसमें इसकी को बोलते हैं अंडाशय। तो सर इसमें ओवरी कितनी पाई गई आप मुझे बताइए, आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से बताइए, इसमें ओवरी कितनी पाई गई। आपने बोला सर 2 ओवरी पाई गई, एक इधर एक इधर। ये जो नलिका है, ये वाली जो ट्यूब है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका बोलते हैं। तो सर बताइए, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब कितनी पाई गई, 1 पाई गई कि 2 पाई गई। आपने कहा 1 पाई गई, मार दूंगा तमाचा गिर जाओगे। एक इधर पाई गई कि नहीं, ये वाली 2 पाई गई ना, बताइए 2 पाई गई कि नहीं। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, गर्भाशय। क्या हुआ भाई साहब, सब हुआ, होने के बाद क्या हुआ कि स्पर्म इजाकुलेशन इसी के अंदर हुआ। जब अंदर हुआ तो भाई मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं एक बार के इजाकुलेशन में। 3 से 3.5 ml का वो होता है स्राव, है ना, सीमेन, और उसमें करीब बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं। अभी आगे पूरा काउंट डिटेल पढ़ेंगे, कितने रहते हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। सब स्पर्म भागें, लेकिन भागने से पहले एक चीज यहाँ पे ये होता है कि ये जो ओवरी होती है ना, ये अंडाशय बना करके यहाँ पे डाल देती है। तो बताओ ये ओवरी अंडाशय कहाँ पे डाली। अब पूछोगे भैया ये 2 ओवरी हैं, ओवरी नंबर ए और ओवरी नंबर बी, तो कौन सी ओवरी डाली, तो मैंने बोला ए डाली है। जब ए वाली ओवरी अंडाशय अंड को निकाल करके बाहर निकाल रख देगी फैलोपियन नलिका में, तो बी वाली जो ओवरी होगी वो अंडाणु का निर्माण नहीं करेगी। वो बोलेगी अब सिक्रीट नहीं करना है, अब इसको अगले महीने सिक्रीट करना है। और यही अंडाशय बैठ के इंतजार करता रहता है, भाई स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म आया तो फ्यूज कर दिया। मैंने बोला जाइगोट बन गया, तो सर जाइगोट कहां पर बना है, इंपॉर्टेंट है। जाइगोट किस जगह पर बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए किस जगह पर बना है। आपने बोला FT जगह पर बना है, फैलोपियन नलिका पर बना है। जाइगोट कहां बना है, फैलोपियन नलिका पर बना है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है, तो वो होता है सर फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में कई भाग होते हैं, मादा जनन तंत्र में उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जाइगोट बना, फिर कोशिका बढ़ी, धीरे धीरे करके यूट्रस में ये ढेर सारी कोशिकाएं ले करके अपना बैठ गए। फिर यहीं पे बच्चा बनने लगा, इसको खाना मिलने लगे, इसको है ना वो जो होता है नाल वाल जुड़ गया, सब खाना पीने इसको मिला, आराम से सो रहा था। 9 महीने बाद आराम से बाहर आ गया, बाहर की दुनिया देखकर चमकती हुई दुनिया बिल्कुल दिखी, रंग बिरंगा। बाहर निकला, डॉक्टर दुई तमाचा मारा, तुमको भी मारा होगा हॉस्पिटल में, ठीक है, मारता है ना, ऐसे ऐसे करके ठोकता है, रुलाता है, अब रो रो रो,
मैंने प्रैक्टिस किया तो मेरे को पता है बच्चों के यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाने नहीं देते उस बच्चे को, जब बाहर मतलब मेल को नहीं जाने देते हैं, ठीक है, वहाँ पे फीमेल स्टाफ रहता है। लेकिन वो बच्चा डॉक्टर ऐसे पीट पीट के देखेगा, भाई ठीक है तू, पूछेगा ए भाई ठीक है, तो बेबी क्या करेगा, 9 मंथ अप्रॉक्सीमेट ये टाइम होता है, 9 मंथ बाद छोटा सा ये बबुआ बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर इस बबुआ को सब लोग प्यार करेंगे, लाड़ प्यार करेंगे 2 4 6 साल, जब तक ये अच्छा लगता है। फिर ये 10 15 साल का जब हो जाता है, तब इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू, ये पढ़ लिख, ये कर वो कर, देश का नाटक, जैसे अभी आपके साथ चल रहा है। जब बेटा तुम बाबू थे, छोटे बच्चे थे, तब तुम्हें सब लोग प्यार करते थे, है ना, तुम्हें बुला करके खूब प्यार करते थे, आज मेरा बाबू सोना खूब करते थे। लेकिन अब तो तुम्हें इस नज़र से देखते हैं है ना, जैसे तुम कोई बहुत बड़ा जुल्म करके आए हो। बताओ 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 भैया। यानी कि हमें पता चल गया, जब युग्मनज बना, युग्मनज के बाद सर बनता है, स्टेज बनती है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। युग्मनज यहां पर बना, इसको हमने बोला जाइगोट है, जाइगोट के बाद बना सर ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस के बाद इसका अंतररोपण हुआ, ठीक है, अंतररोपण, अंतररोपण मतलब यहां पर इसको रोपित किया गया, कहां पे, गर्भाशय में, यूट्रस में इसका अंतररोपण हुआ, फिर इसका भ्रूणी परिवर्धन हुआ, ठीक है। क्या हुआ सर, तो वो हुआ भ्रूणी परिवर्धन। भ्रूणी परिवर्धन मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो भैया विकास हुआ, 1 2 3 4 मतलब खूब अंग वंग बनने लगे, और फिर भ्रूणी परिवर्धन के बाद धीरे से छोटा का बाबू बाहर निकल के आ गया, ठीक है। सर ये होती मानव के अंदर क्रिया। बताइए, पानी पी लो, यहां तक क्लियर है कि नहीं, देख लो एक बार अच्छे से, बोर्ड हट गया, देख लो अच्छे से, बताओ यहां तक समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, बताओ। ओ भाई ये क्या हो गया, बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पानी पीते पीते तुम्हें अपने ऊपर ही गिरा लिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, मिटा दूं इसको मैं, बताइए, खुश हो ना, खुश हो, चलो इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाना, अब फिर यहाँ पे खूब छापने को बैठा, जितना तुम लिख सकते हो लिख लेना, ठीक है। अभी और थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में, मिटाते हैं अब। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे, अधिकतर क्या, 80%, 80 भी बहुत बोल दिया मैं, बहुत कम बोला हूँ, 90% बच्चे वीडियो को देख करके निकल जाते हैं, है ना। भाई कर दिया करो यार, तुम लोगों का पैसा तो दे भी नहीं रहे हो, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, और शेयर वेयर तो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, और दूसरे चैनल पर तुम लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो बताओ, इसीलिए तुम्हारे घर वाले चिल्लाते हैं तुमको, है ना। चलो, अब क्या होता है सर, हमने देखा कि ये जो चचवा था, मतलब बबुआ था, अभी चचवा नहीं जाते, ये बबुआ था, बबुआ के बाद थोड़े दिन बाद ही थोड़ा सा छोटा चचा बना, छोटा चचा के बाद ये बड़ा चचा बना, बड़ा चचा के बाद सर ये एकदम बड़ा चचवा बन गया। तो सर हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण चालू हो गया है, स्पर्म बनने लगा है, कब हम पता करेंगे कि ये बच्चा पैदा कर सकता है, इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो, कैसे पता चलेगा। अब चचवा छोड़ो, ये चचिया मान लो, ये चची है ना, कोई छोटी चचिया है, छोटी सी बच्ची, फिर ये बड़ी हुई, कब हम पता करेंगे कि ये कब ये बच्चे पैदा कर सकती है। तो उसके लिए सर होता है, अभी तो इसका कौन सा अवस्था हुआ, किशोरा अवस्था है, बताइए ये जो है किशोरा अवस्था है कि नहीं, किशोरावस्था है कि नहीं, बोलिए, किशोरावस्था है। किशोरा अवस्था के बाद एक और अवस्था आती है जिसको यौवनारंभ बोलते हैं, ठीक है, यौवनारंभ, इंग्लिश में बोलते हैं सर प्यूबर्टी, ठीक है,
प्यूबर्टी, यौवनारंभ, इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तब क्या होता है? जब प्यूबर्टी आती है तो सर जनन अंगों का विकास होता है ना, जननांगों का विकास होता है। जननांगों का विकास से क्या मतलब होता है कि भाई जो तुम्हारे जनन अंग हैं, जनन अंग मतलब क्या है? ये जैसे तुम्हारा हाथ है, सर है, पैर है, उसी तरह तुम्हारे जनन अंग हैं। बिल्कुल, वो तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है? तो उसमें इतना ज्यादा मतलब कौन सा वो है? पहले के जमाने में लोग अच्छा था, बताओ, ना कपड़ा ना लत्ता, बस इधर उधर टहल रहे थे। आज के जमाने में पता नहीं कितना फैशन चल गया है। तो तुम्हारे जो जनन अंग है भाई, जनन अंग समझ लो, सिंपल समझो। देखो मैं चैप्टर में हमेशा कुछ ना कुछ मजाक बनाता रहता हूँ, इस चैप्टर में मुझे लगता है मजाक नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको सीरियसली पढ़ाता हूँ, ठीक है, सीरियस होकर के। देखो क्या होता है, जनन अंगों का विकास होता है। जनन अंगों के विकास से क्या मतलब होता है कि भाई जो आपके जनन अंग होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। इसके अंदर क्या होता है, जनन अंगों के विकास के साथ साथ युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मक का निर्माण होता है। सर युग्मक से क्या मतलब हुआ? युग्मक से मतलब ये हुआ कि सर अगर यौनवारंभ अवस्था आएगी, अगर प्यूबर्टी आएगी, तो नर में सर नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक क्या है? तो सर नर युग्मक है अपन, नर युग्मक है अपन का स्पर्म, शुक्राणु। और यदि मादा है, ठीक है, और यदि क्या है, और यदि सर मादा है तो यहां पे मादा युग्मक बनेगा, और मादा युग्मक को बोलते हैं सर अंडाणु, ठीक है। ओवम लिख लो, शुक्राणु, स्पर्म, अभी डिटेल से पढ़ोगे। जब यौनवारंभ अवस्था आती, प्यूबर्टी आती है, आवाज भारी होने लगती है। किसकी? मेल की। फीमेल की आवाज पतली होने लगती है ना। फिर प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर कॉर्नर पे, बाल आने लगते हैं शरीर पर, ठीक है। फिर भैया देखो दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है ना। इसके बाद क्या होता है बताइए? इसके बाद आपकी मांसपेशियां अच्छी होने लगती, बढ़ने लगती, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर तो बता ही दिया, और बाल आ जाते हैं, ठीक है। जनन अंग का विकास होने लगता है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें होती हैं। जो लड़कियां होती, फीमेल होती हैं, उसमें स्तन ग्रंथि, जो मेमरी ग्लैंड होती है, उनका विकास होने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें होती हैं प्यूबर्टी के अंदर। लेकिन इनमें सबसे मेन चीज ये है कि सर प्यूबर्टी जब आती है तब उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनने लगते हैं। अगर प्यूबर्टी आई है, ठीक है, प्यूबर्टी मतलब आपके जनन अंग प्रिपेयर हो रहे हैं जनन करने के लिए। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि जो आपके जनन अंग हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। क्योंकि देखो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई आपके लिए ही नहीं है कि पर्सनली तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ ही हो रहा है, इसे मेरे साथ तो ही नहीं रहा है। ये पर्टिकुलर तो इसमें रिग्रेट फील करने वाली, इसमें शर्म फील करने वाली, ये सब पता है अनपढ़ों का बात होता है ना, जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं उनका कहना होता है ये, ठीक है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप एक एडवांस सोसाइटी में आप जी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो यौनवारंभा क्या होता है भैया कि सब नर युग्मक, मादा युग्मक, ये सारी चीजों का विकास होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया कितने साल में यौनवारंभा अवस्था आ जाती है। तो यदि मेल का देखा जाए 9 से 14 वर्ष, जब एक चचवा, ये चचवा 9 से 14 वर्ष के बीच में जाता है, 9 वर्ष से क्रॉस करता है, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर? प्यूबर्टी आना शुरू, नर युग्मक बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर अगर अगर
अगर फीमेल का देखें, फीमेल बोले तो मादा का देखें, मादा का कितने वर्ष का होता है? तो सर मादा में प्यूबर्टी आती है 8 से 13 वर्ष, यानी कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी क्या होती, थोड़ा जल्दी ही आ जाती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी ही आ जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, जब जनन अंग जननांग यौनवा अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, यौनवारंभ जो अवस्था होती प्यूबर्टी की अवस्था में आ जाते हैं, है ना, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होने लगता है। इसका मतलब यह है कि भैया अब वो जनन कर सकते हैं। ठीक है, जनन की क्रिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब ये होता है बायोलॉजिकल की भाषा में। मैं खुद अपनी भाषा नहीं बता रहा सर, ठीक है, अपनी भाषा नहीं बता रहा सर। एक होता है ब्लैक और हिस्पैनिक गर्ल, ठीक है, जो ब्लैक गर्ल होती हैं और हिस्पैनिक गर्ल होती हैं उनमें प्यूबर्टी और पहले ही आ जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी आने का मतलब साफ साफ से बता रहा हूं, याद रखना, नर युग्मक मादा युग्मक का विकास होना, शरीर में बाल आना हर जगह पर, है ना, इसके बाद स्तन ग्रंथियों का बड़ा होना, आवाज में भारीपन होना, प्यूबिक हेयर आना, ये सारी चीजें होती प्यूबर्टी के लक्षण। ठीक है, यौनवा अवस्था के लक्षण, यौनवारंभ के लक्षण होते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं यदि जनन, ठीक है, अगर हम देखें कि भैया ये जनन की इसमें घटनाएं कितनी होती हैं, कितने फेज में ये जनन की क्रिया कंप्लीट होती है, कितने फेज में ये जनन की क्रिया होती है। तो सर जनन की क्रिया मेनली 3 फेज में होती है। एक होती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना के अंदर सर होता है युग्मक जनन। निषेचन पश्च यानी कि निषेचन से पहले की घटना होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन बोले तो गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, पहले होगा युग्मकों का निर्माण, यानी कि जनन की क्रिया, जब 2 लोग मिलेंगे, भाई लैंगिक जनन है, 2 लोग मिलेंगे चचवा चचिया, तभी तो जनन होगा। ठीक है, शादी वादी होगी, बिना शादी के जनन कर लिए, और लुच्चा लफंगा है ना, ऐसे करके गलत भी है। गलत है, बताओ गलत सही आप लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊं, है ना भाई, मैं नहीं बोल सकता। युग्मक जनन, और युग्मक जनन यानी कि युग्मक का निर्माण हुआ, इसके अंदर क्या नर युग्मक बन गया, इसके अंदर सर बन गया स्पर्म, और इसके अंदर सर बन गया ओवम। ठीक है, युग्मक का निर्माण तो हो गया। अब भैया बोले कि अब स्थानांतरित करते हैं, छोटा सा एक बाबू पैदा करते हैं, एक बचवा पैदा करते हैं। तो बचवा पैदा करने के लिए अब निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, SATION जेशन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं जब निषेचन की क्रिया होती है। ये कैसे मिलते हैं, तो सर ऐसे तो मिलेंगे ही नहीं, है ना, तो इसमें मैथुन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन। अब अगर ये सब वर्ड आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलिए, आप ये वर्ड का प्रयोग करते तो बायोलॉजिकल भाषा में करिए, क्या मस्त मस्त वर्ड हैं। ठीक है, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन की क्रिया होती है तब जाकर के युग्मक स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, युग्मक बोले तो मेल के अंदर जो मेल युग्मक बन रहा है और फीमेल के अंदर फीमेल। अब ये आपस में कब मिलेंगे, जब सर कॉपुलेशन की क्रिया होगी। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, सब बात पता करते चलो, देख लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना वो है। मेल के अंदर, है ना, पूरी जिंदगी स्पर्म बनते रहते हैं, स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जब फीमेल में पहली बार, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं सर, मिनार्की। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मिनार्की बोलते हैं।
और फीमेल के अंदर जब फीमेल 40 से 50 साल की हो जाती हैं तब उनके अंदर होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज के अंदर क्या होता है कि अब उनके उनके अंदर अब अंडाणु नहीं बनता है 40 से 50 साल में, ठीक है। लेकिन मेल एक ऐसा है जिसके अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु आजीवन काल मरते दम तक बनते रहते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका में कोई ऐसा मेल है जिसने शादी किया है किसी मतलब ठीक ठाक लड़की के साथ और उसने बच्चे पैदा किए, उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा है, 50-60 साल के करीब है, और वो बच्चे भी पैदा किए। ये वेस्टर्न कल्चर है भाई, अपना कल्चर नहीं है ये, ठीक है। ये दांत मत निकालना, दांत निकालने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर चलता है उधर। तो भाई उसने भी अपने परिचय दिया, बताया कि भाई मैं भी रहता हूँ यहाँ पृथ्वी पर, ठीक है। तो ऐसे तो यानी कि ये चीज़ समझ लो कि मेल के अंदर जो स्पर्म निर्माण की क्रिया होती है वो आजीवन काल चलती रहती है, लेकिन फीमेल के अंदर आजीवन काल नहीं चलती है, ठीक है। फिर इसके अंदर होता है गर्भधारण। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे सर होता है गर्भधारण होता है। फिर भ्रूणो विकास होता है, भ्रूणोद्भव जिसको बोलते हैं। भ्रूणोद्भव के बाद सर प्रसव होता है। प्रसव मतलब जो छोटा सा बबुआ है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये सारी क्रिया होती, पार्चुरेशन होता है। गर्भकाल यदि कितने दिन का होता है तो ये इंपॉर्टेंट है गर्भकाल। तो गर्भकाल सर 9 मंथ ±7 डेज का होता है, ठीक है। यानी कि 9 महीना के 7 दिन पहले या 9 महीना से 7 दिन बाद तक का अच्छा दिन, मतलब अच्छे टाइम का ये गर्भकाल माना जाता है कि भैया गर्भकाल ठीक समय पर हुआ है, मतलब बच्चा ठीक समय पर बाहर आया है, ठीक है, ये माना जाता है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है। कोई टॉपिक हो, कोई आपको डाउट हो, ना समझ में आया हो तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसमें अब आपको लिखना होगा प्यूबर्टी में, तो आप प्यूबर्टी में अब बना करके, मुझे इतना यकीन है कि आप एक पेज तो भर ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से जो समझाया है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए कॉपी में, जल्दी से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मिटा दूं? चलिए मिटाते हैं इसको, जल्दी से मिटाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी, अभी तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी क्या है, शुरू हुई है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर नर जनन तंत्र को। हेडिंग बना लो बिल्कुल बड़ा बड़ा, नरतंत्र लिख गया ए भाई, सही सही लिख। नर जनन तंत्र हम पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र बोले तो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? तो सर वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी प्रॉब्लम बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखेंगे भैया ये नर जनन तंत्र पाया कहाँ जाता है। पाया सर कहाँ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पाया जाता है श्रोणि भाग में। श्रोणि भाग क्या होता है? पेल्विस रीजन में पाया जाता है। पेल्विस रीजन मतलब क्या होता है? जहां से दोनों पैर अलग होते हैं और ऊपर की उदर गुहा आता है, उसी के बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन, ठीक है, जहां पर बच्चा भरा रहता है ना, पेल्विस रीजन। तो वहीं पर ये पाया जाता है। दोनों टांगों के ऊपर के भाग को बोलते हैं पेल्विस रीजन, यानी कि श्रोणि भाग। देखिए इसमें मैं देख लेता हूँ, इसमें शायद रिप्रोडक्शन पढ़ा हूँ क्या? रिप्रोडक्शन में पढ़ा, वो मैं रिप्रोडक्शन कई बार पढ़ चुका हूँ, करीब 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं नीट लेवल का भी पढ़ा हूँ। ये जो नोट्स है मेरी, ये देखो, ये पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश नोट्स है, ये देखो, है ना। इसमें पता है ये
रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो, रिप्रोडक्शन की एक अलग नोट्स है, मे बी वो उधर है, ये पूरा भी भरा हुआ है सच में। ये है सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नोट्स है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि आप कहोगे तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश छपवा दूंगा। ये देखो पूरी नोट्स है सर, ये पेज भूल गए थे लिखने के लिए, ये देखो, ठीक है। अब मांग मत लेना कि तुम मांग लेना, क्योंकि मैं इसे दे नहीं पाऊंगा। दे का मतलब आ जाओ मेरे पास लेके चले जाओ, फोटो कॉपी करवा लो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी एक तो फोटो खींचूं, है ना, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। नोट्स की इतनी डिमांड, नोट्स खुद से बनाया करो यार, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने भी पढ़ाई की है, ठीक है। और मैं तो आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैं तो आपके साथ कोई छलावा कोई धोखा तो कर नहीं रहा हूँ ना, ठीक है। देखते हैं अब कि नर जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नर जनन तंत्र में पाया जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? तो एक जोड़ा वृषण। वृषण को क्या बोलते हैं सर? वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। फिर एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है। टेस्टिस के बाद एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है। सहायक नलिका बोले तो एसेसरी डक्ट पाई जाती है, ठीक है, ABC। और एक जोड़ा सहायक नलिका, फिर इसके बाद इसमें सहायक ग्रंथि पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथि लिखा इंग्लिश से नहीं लिखा का, एक सेकेंड। सहायक नलिका एसेसरी डक्ट, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी डक्ट पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये डबल सी है भाई, यस कहाँ से लिख दिया तू। एसेसरी डक्ट पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके बाद सर बाह्य ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। ज्ञान देखो कैसे लिख गया, बाह्य ज्ञानेंद्रियां। बाह्य ज्ञानेंद्रियां मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेला पाया जाता है, ABCD नंबर, ठीक है। समझना, अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। एक्सटर्नल जेनाटाइला, एक्सटर्नल जेनाटाइला, ठीक है। मैं इस ब्लैक मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लूं, क्योंकि इसका इंक खत्म हो रहा है। इंक डाल के कंटिन्यू करती। देखो इसको चार चीज लिखो अपने कॉपी में कि नर जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ा सहायक नलिका, ठीक है, फिर सहायक ग्रंथि पाई जाती हैं, एक जोड़ा सहायक नलिका, हाँ एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है, फिर सहायक ग्रंथि भी एक जोड़ा ही होती हैं, और बाह्य ज्ञानेंद्रियां पाई जाए। बाह्य ज्ञानेंद्रिय एक जोड़ा नहीं होता है, देखिए सहायक ग्रंथि, सहायक जो ग्रंथि होती है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड होती है, वो एक जोड़ा ही पाई जाती है। अगर बात की जाए एक जोड़ा सहायक नलिका में कितनी चीजें पाई जाती हैं, नलिकाएं हैं, कई नलिका पाई जाएंगी, तो सर इसमें समझने वाली बात है। अब ये इंपॉर्टेंट है। एक जोड़े सहायक नलिका में सबसे पहले पाया जाता है रेटेटेस्टिस। लिखो इसको, लिखो रेटेटेस्टिस, RETE, टेस्टिस TESTIS। सबसे पहले जो एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है उसमें रेटेटेस्टिस पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया या वास इफ्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया पाया गया इसके अंदर, ठीक है। क्या पाया गया सर? वासा इफ्रेन REN होगा, ठीक है, इफ्रेंटिया, EFFERENTIA, वासा इफ्रेंसिया पाया गया, ठीक है। पहले क्या पाया गया? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर पाया गया जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को हिंदी में नाम याद है, इसको बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब याद है तो अच्छा लग रहा है ना। वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस के बाद सर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं वासा
डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया पाया गया सर, इसके बाद वासा डिफरेंशिया पाया गया, ठीक है। ये चीजें यहां पर पाई गई। अभी तो मेरा मोबाइल दूर है, डबल एफ नहीं, एक ही एफ है, ठीक है। डिफरेंशिया पाया गया, क्लियर है। अब इसके बाद यदि एसेसरी ग्लैंड की बात की जाए कि भाई एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, ये सर जो मैं बात कर रहा हूं तो ये नर जनन तंत्र की बात कर रहा हूं सर, मैं और किसी भी की बात नहीं कर रहा हूं, मादा जनन तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें कहां पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें सर नर जनन तंत्र के अंदर पाई जाती हैं। ये याद रखना, याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। अगर डक्ट की पूछा जाए, सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले आती है सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। कौन सी? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल को सर हिंदी में शुक्रवाहिका ऐसे करके बोलते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या वाहिका, अभी मैं बता दूंगा यार, क्या है हिंदी बड़ा कंफ्यूजन करेगा। शुक्राशय, सॉरी, सेमाइनल वेसाइकल को बोलते हैं सर हिंदी में शुक्राशय, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल के बाद सर पहले पाया जाएगा रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से एक नली निकलेगी, ठीक है, देखना अभी, वास डिफरेंस से एक नली निकलेगी, वो सीधे कहां जुड़ेगी, वो सीधे जुड़ेगी सेमाइनल वेसाइकल में। सर सेमाइनल वेसाइकल के बाद इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद सर पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या पाया गया सर? इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाया गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया गया, ठीक है। यहीं से शुरू होती है अब नर जनन तंत्र की कहानी। नर जनन तंत्र में आप देखे होंगे कि भैया ये होता है और ये एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा भाग होता है, लेकिन ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ढका होता है, ठीक है। एक थैली है ना, एक थैली नुमा संरचना के अंदर ढका रहता है। उस थैली नुमा संरचना को बोलते हैं स्क्रूटम, ठीक है। SCROTUM स्क्रूटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रूटम के बीच में एक लाइन होती है जिसको, उस लाइन को बोलते हैं रैफे। ये लाइन पीछे की तरफ होती है, ठीक है, किसके? स्क्रूटम के बीच में, रैफे बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसी के अंदर, इसी स्क्रूटम के अंदर ही क्या होता है, एक वृषण होता है, और वो वृषण से एक इधर भी वृषण होता है, और उस वृषण से किसका निर्माण होता है? इसी से निर्माण होता है स्पर्म का। अब बिल्कुल करीब आ गए हो, अब समझने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल समझ गए हो। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, देखो वृषण की अभी डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे लगता है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ टाइम, ये घड़ी दिखाइए, मोबाइल ही मेरा, ठीक है, मेरे को लगता है ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होता है, तो ज़्यादा, हाँ सही कह रहे हैं, लेक्चर घसीटने से कोई मतलब नहीं, समझाते चलो, ठीक है। नर जनन तंत्र में आपको समझने को मिला कि एक जोड़ा वृषण होता है, टेस्टी ग्लैंड। यहाँ पे जो ये नलिका है, ये जिसको हमने क्या बोला, इसको सर हम बोलते हैं टेस्टिस, यही है हमारा टेस्टिस, ठीक है। ये क्या है? ये है टेस्टिस। टेस्टिस के बाद सर इसमें एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस किससे मिलके जुड़ता है आगे? वासा इफ्रेंशिया से। वासा इफ्रेंशिया की नली किससे जुड़ती है? एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस की नली किससे जुड़ती है? वास डिफरेंशिया से। वास डिफरेंशिया जाकर के किससे जुड़ जाता है सर? वास डिफरेंशिया की नली सीधे जाती है शुक्रवाहिका से जुड़ जाती है, शुक्राशय से जुड़ जाती है, सॉरी शुक्राशय से जुड़ जाती है। ये शुक्राशय की नली किससे जुड़ती है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड की नली किससे जुड़ती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जुड़ करके फिर एक्सटर्नल जेनाटाइला से होकर के स्पर्म, शुक्राणु, सीमेन, वीर्य या फिर मूत्र, यूरिन शरीर के बाहर निकल जाता है।
शरीर के बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। मिटा दो इसको मैं, बताइए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग देख लेते हैं, यहां पे समझ गए, स्क्रूटम समझ गए ना, बताओ, स्क्रूटम समझ गए। स्क्रूटम के अंदर दो गोल गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, अगर टेस्टिस का इमेज कुछ बनाया जाए, ठीक है, टेस्टिस का इमेज बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है, देख देख के बना ही लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ये हुआ एक, ये देखो, अभी इनका स्ट्रक्चर क्या है समझने को मिलेगा। ठीक है, अभी समझ लो क्या कहाँ पे पाया जाता है। ये देखो, फिर ये नली निकलती है, ये नली सर कहाँ जाती है, तो ये नली सर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, जब ये नली ऊपर की तरफ जाती है तो ये बाहर निकलने के लिए आई। ठीक, कहाँ पे, बाहर निकलने के। चलो अब नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला, सबसे पहले हमको ये एक रूम लाइक स्ट्रक्चर, एक कमरे की तरह हमको ये संरचना देखने को मिलती है। इस संरचना को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, TESTICULAR, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाद, टेस्टिकुलर लॉब्यूल यानी कि इसको वृषण जालिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, वृषण जालिका, लॉब्यूल। ठीक है, वृषण जालिका। वृषण जालिका से हम लोग क्या देखते हैं सर, वृषण जालिका से देखते हैं कि कुछ यहां से ये वायर जा रहे हैं, वायर मतलब कुछ नलिकाएं इससे जा रही हैं, मतलब कुछ इसमें से सामान बन रहा है और फिर ये सामान आगे की तरफ बढ़ रहा है। सर ये जो सामान आगे की तरफ बढ़ता है, इसको जो ले जाती है, इस कमरे से जो सामान बना आगे की तरफ ले जाने वाली नलिका को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। बस समझो, रेटेटेस्टिस। इसको हमने क्या बोला सर, तो इसको हमने बोल दिया रेटेटेस्टिस। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। रेटेटेस्टिस के बाद क्या होता है, रेटेटेस्टिस के बाद बिल्कुल साफ से अगला नंबर आएगा वासा इफ्रेंसिया का। तो सर रेटेटेस्टिस तो एक नलिका हो गई, और इस नलिका के बाद ले जाके देखो इस जगह पर जकड़ा हुआ है, मतलब खूब बिल्कुल जाल टाइप में बनाया गया है। ठीक है, इसी जाल को ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते जाना, याद रखना, पॉइंट किए दे रहा हूं, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोले रेटेटेस्टिस और इस पॉइंट को सर बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। लिख दो इधर, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया इसको बोला गया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, कौन सी भाग, ये वाले भाग को वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर हमें यह देखने को मिलता है कि उसके बाद एक अलग नलिका पाई जाती है ना, उधर की तरफ एक अलग नलिका पाई जाती है। ठीक है, जो उधर की तरफ अलग नलिका पाई जाती है, इस वाले भाग को, ये वाला जो भाग यहां तक आया है, इसी भाग को सर बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक है सर, बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं, शर्म तो नहीं आ रही है, भूल तो नहीं रहे हो, बताओ।
एपिडिडाइमिस तक पहुंच गए। एपिडिडाइमिस के बाद सर ये जो नलिका ऊपर की तरफ जाती है, मिटाया नहीं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाने वाली नलिका को ही बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, ठीक है, वासा डिफरेंसिया इसको बोलते हैं, वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस, ठीक है, या डिफरेंसिया बोलते हैं। वासा डिफरेंसिया को हिंदी में बोलेंगे, लिख लेना, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, ठीक है, वाहिका सॉरी वाहक हुआ, शुक्रवाहक। और वासा इफ्रेंसिया होती है शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका। सर जो रेटेटेस्टिस होता है वो होता है वृषण जालक, और जो एपिडिडाइमिस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिवृषण, ठीक है। बताइए क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? बताइए रेटेटेस्टिस क्लियर हो गया, वासा इफ्रेंसिया क्लियर हो गया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर इधर से ही क्या जाता है, इधर से पीछे की तरफ से आता है, ये यहां पे जो भाग हमें दिख रहा है यही सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी है, एक इस साइड है शुक्राणु और एक दूसरा इस साइड है, तो बीच में सर ये हमारा पड़ता है मूत्र की थैली, है ना, यूरेनरी ब्लेडर, ठीक है। यूरेनरी ब्लेडर के लिए ये जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, मूत्राशय, इसको क्या बोलते हैं यहां से, मूत्राशय। तो सर मूत्राशय के पास से एक नली होती है जिसको बोलते हैं ये वाली वासा इफ्रेंसिया, सॉरी वासा डिफरेंसिया नली जाकर के सीधे मिलती है कहां पर सर, तो वो मिलती है सेमाइनल वेसाइकल में। अपने कॉपी में बनाना, साफ साफ बनेगा, ये देखो सेमाइनल वेसाइकल में, सेमाइनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल के बाद यहां से स्पर्म आ रहा है, यहां पे रुका, यहां के बाद ये कुछ हमको ग्लैंड देखने को मिली, ये देखो ग्लैंड, एक ग्लैंड ये, एक तो ए नंबर ये डाल दिए, बी नंबर ये ग्लैंड मिली, सी नंबर ये छोटी छोटी। जो बी नंबर की ग्लैंड है सर उनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही हैं, एक इस साइड वाली एक इस साइड वाली, ठीक है। यहाँ पे हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, हम इसी साइड वाली देखेंगे क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड दो पाई गई, एक इधर भी एक इधर भी। इसके बाद सर क्या, इसके बाद सर ये पाया गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अभी मैं जब ये क्लास खत्म होगी तो सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये फोटो दिखेंगी, बिल्कुल इमेज, और इमेज में आप इन नाम को मिलाना, ये जो नाम यहाँ पे मैं बताया हूँ इन नाम को मिलाना, और इमेज में आप आसानी से देख पाओगे, अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तो इमेज जरूर देखना, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है? सबसे पहले हमको मिला टेस्टिकुलर लॉब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, 3 4 5 वासा डिफरेंसिया, 5 के बाद 6 आता है सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और 7 8 में आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के साथ एक्सटर्नल जेनेटाइला, मतलब वाहे जो ज्ञानेंद्रिय होती है उसके माध्यम से शुक्राणु या मूत्र बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऐसा सीन होता है किसमें, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में होता है, ठीक है। अभी इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत डिटेल है और बहुत डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक चीजों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ऊपरी ऊपरी लेवल का भी आप समझ चुके हैं। अभी मैं इसके इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, फोटो दिखाऊंगा, गूगल से डाउनलोड किया हुआ, वहां पे आप बिल्कुल डिटेल से समझ पाएंगे, फोटो को जरूर देखना, ठीक है। चलो अब क्या है, इस चीज समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, यानी कि टेस्टिस के बारे में देखेंगे। वे टेस्टिस को बाहर निकालेंगे, अपना नहीं, मतलब मानेंगे, निकालेंगे किसी और का, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, बिल्कुल एक रिसर्च टीम लगेगी, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाओ, अच्छे से देखो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये गाना सच में बहुत फील देता है, अंदर से एक मोटिवेशन देता है, एक अलग एनर्जी देता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी का। इसके पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, काफ़ी कुछ हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ए पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास से क्वेश्चन हम लोग आगे पुटअप करेंगे, हाँ इस क्लास के लास्ट में। ठीक है, उस क्लास से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, चलिए उस क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाई दो टेस्टिस पाए जा रहे हैं। टेस्टिस हैंग क्यों होते हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? मे भी मैंने उस क्लास में बताया भी होगा। टेस्टिस जो होते हैं, वृषण होते हैं, वो शरीर से बाहर ही क्यों लटके रहते हैं? शरीर से बाहर वो इसलिए लटके रहते हैं क्योंकि शरीर के टेम्परेचर से उनको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। क्यों? स्पर्म, उसको स्पर्म के बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यदि स्पर्म को बनाना है, यदि शुक्राणुओं को बनाना है, तो बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री कम टेम्परेचर मिलेगा, तभी स्पर्म बनेगा। इसीलिए वो लटके रहते हैं। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो और नीचे लटक जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और नीचे लटक जाते हैं। लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता है, भैया ऊपर बॉडी ठंडी पड़ गई और नीचे पता लगा ये ठंडा पड़ रहा है, तो ये ऊपर आने लगता है बॉडी की तरफ, कि बॉडी की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा तो क्या मिलेगा मुझको, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, थोड़ा सा मेरे को टेम्परेचर में अपना मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ये जो स्क्रूटम होता है वो फैल करके सिकुड़ करके फैल करके सिकुड़ करके क्या करता है, अपने जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर रहता है ना उसको बैलेंस कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये लटके हुए होते हैं, हैंगिंग। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में देख लिया था। ये क्या है? ये सर टेस्टिस है। पेस्टिस पेस्टी मतलब समझ लेना। ठीक है, कि समझ लो पेस्टिस, पेस्टी है भैया, ऐसे कुछ पेस्टी भी बनी होती है ना, टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर की कवर, टेस्टिस के सबसे बाहर एक कवर होती है जिसमें दोनों टेस्टिस भरे रहते हैं, है ना, जिसमें दोनों टेस्टिकल भरे रहते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रूटम। अब अलग एक टेस्टिस को ले लिए हमने, एक हमने वृषण को ले लिया। वृषण के सर जो बाहर की परत होती है, वृषण गोलाकार होता है, जैसे अंडा समझ लो, अंडा देखो, एग, अंडा ऊपर कांच की उस एक कांच कहाँ गया, कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवर चढ़ी होती है व्हाइट कलर की। तो सर इसी तरह बिल्कुल भी टेस्टिस के ऊपर एक कैप्सूल तरीके का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, सॉरी कैप्सूल, कैप्सूल कैप्सूल, ओम सॉरी 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 सॉरी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल ये होते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर कैप्सूल, एक कैप्सूल चढ़ा, बोलेंगे टेस्टिकुलर कैप्सूल। जो इसकी लेयर होती है, टेस्टिस की लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजानेलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजानेलिस, जो टेस्टिस के बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजानेलिस। इसको आप लोग लिख लीजिए, ट्यूनिका, TUNICA, वेजानेलिस, VAGINALIS, ट्यूनिका वेजानेलिस। हिंदी से भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर कैप्सूल को वृषण खोल, वृषण खोल बोलेंगे। और ये टेस्टिकुलर कैप्सूल वृषण खोल होता है, वो द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय कौन सी? एक ट्यूनिका एल्बुजिनेलिस की होती है और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है। किसका? एक होती है परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है। ठीक है, इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनेलिस और वेजानेलिस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जो इस टेस्टिस को धक्का वक्का लगने में मदद करता है। जैसे लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा होता है, हार्ट के बाहर, अंदर सॉरी बाहर, लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन रहती है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। लंग्स के बाहर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। तो इसी तरह इसके बाहर भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सोलोमिक फ्लूइड, है ना, कोलोमिक सॉरी कोलोमिक फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोलोमिक फ्लूइड। ठीक है, कोलोमिक फ्लूइड को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेप्टा टेस्टिस, सेप्टुला टेस्टिस के बारे में। सेप्टुला टेस्टिस, सेप्टुला, आखिरकार सेप्टुला टेस्टिस क्या होता है? सर इसके बाहर एक कवर चढ़ी होती है ना, ये कवर, इसी को बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस। यदि पूछा जाए एक टेस्टिस के अंदर
सॉरी 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 सॉरी, एक टेस्टिस के अंदर नहीं, सेप्टुलर टेस्टिस, इसको बोलते हैं वृषण पट्टिका। ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। सेप्टुलर टेस्टिस के बाहर एक कवच चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं सेप्टुलर टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ये सेप्टुलर टेस्टिस जो होते हैं ना, यही आगे जाकर के कवर बनते, फिर आगे जाकर के ये बनाते हैं सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनाते हैं। यानी कि ये अब क्या आकार, जो आकार बना है, ये आकृति बनी है, ये किसकी है? ये है सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कक्ष में बटे होते हैं। 250 कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। कितने कंपार्टमेंट में? तो 250 कंपार्टमेंट। 250 बोले तो 250 कंपार्टमेंट में बटा होता है। कौन? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल इतने कंपार्टमेंट में बटा होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताइए। टेस्टिकुलर लॉब्यूल वृषण पालिका बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है सर। टेस्टिकुलर लॉब्यूल को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलती है। देखिएगा, बताइएगा उसमें। ये देखिए, जब हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल को बाहर ऐसे आकार में निकाल करके देखेंगे तो हमको एक ऐसी संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी संरचना किसकी है सर? तो ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल की। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, देखो इसको समझना कैसे है। सपोज दैट, समझ लो तुम्हारा एक घर है। ठीक है, क्या है? तुम्हारा एक घर है। तुमने अपने घर को माना वो एक टेस्टिस है। क्या है? वृषण है। मैंने बोला टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैं, 250 कंपार्टमेंट में बटा होता है। तो तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा घर है जिसमें 250 कमरे हैं। क्या है सर? 250 कमरे हैं। अब हम एक कमरे में देखते हैं कि एक कमरे के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, एक कमरे के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सर एक कमरे की यदि हम अंदर घुसेंगे, यदि हम एक कमरे के अंदर घुसेंगे तो सबसे पहली संरचना जो हमें देखने को मिलती है उसको बोलते हैं एक ट्यूब्यूल। एक ट्यूब्यूल लाइक एक संरचना देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं सर? तो वो बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हमने क्या देखा? इसके अंदर एक संरचना देखने को मिलती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसको हिंदी में बोलेंगे शुक्र जनन नलिका। हिंदी में भी लिख लो, शुक्र जनन नलिका। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या, ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं सर? शुक्र जनन नलिका। आगे बढ़ते हैं। हमको यहां पे एक चीज मिला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर? तो वो हमको मिला है टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिली सर? ये दूसरी चीज हमको बी नंबर देखने को मिली, अंतराली कोशिकाएं, है ना? अंतराली स्पेस देखने को मिला। अंतराली बोले तो इंटरस्टिशियल, स्पेस। ठीक है, हमको देखने को मिला सर, यहां पे दो चीजें हमको देखने को मिलती हैं। यदि आपका कमरे का क्या नाम था? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर दो चीजें देखने को मिली सर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरी इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है समझना, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल ये चूरन है, चूरन। ठीक है, क्या है? चूरन है। चाट लोगे तुरंत याद हो जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल।
शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो शुक्र जनन नलिका होती है वो पतली होती है और कुंडलित होती है आपस में। ठीक है, पतली होती है, कुंडलित होती है। इसके अंदर क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? जनन करके स्पर्म का निर्माण करती हैं। स्पर्म बोले तो सर ये देखो, जनन करके इसका निर्माण कर दी इसी कक्षा के अंदर, ये वाली कक्षा के अंदर। ठीक है, जनन कोशिका करके स्पर्म का निर्माण कर दी। भैया ये स्पर्म को खाना वाना भी चाहिए ना, भूखा होगा तो इसके मदर फादर तो कोई है नहीं अंदर, तो खाना देने के लिए इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दूसरी सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं सार्टोली सेल। बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू बहुत बनता है कि सार्टोली सेल कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, सार्टोली कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, ये अक्सर एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई गई, यहाँ पर सार्टोली सेल पाई गई। सार्टोली सेल क्या करती हैं? तो ये शुक्र जनन शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन किसको? स्पर्म को, इनकी देख रेख करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल समझ गए आप। यही सेम क्रियाएं सब तुम्हारे कमरे के अंदर हो रही है, सभी कंपार्टमेंट के अंदर हो रही है। अभी एक चीज और पढ़ना है, इंटरस्टिशियल स्पेस पढ़ना है। ठीक है सर, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी दो चीजें पाई जाती हैं, दो नहीं इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। क्या? हाँ, इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में सर तीन चीजें पाई जाती हैं। ये क्या है बताओ, कोई बता सकता है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सार्टोली सेल। अभी यहां से क्वेश्चन और आएगा, लीडिंग सेल। ठीक है, देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल बोले तो इंटरस्टिशियल अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाओं के बाद इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, अंतराली अवकाश में क्या पाया जाता है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, लीडिंग सेल क्या करता है? लीडिंग सेल के अंदर ही, लीडिंग कोशिकाएं हिंदी से भी यही होता है, लिख लो, इसको सार्टोली कोशिका बोलते हैं, इसको लीडिंग कोशिका बोलते हैं। लीडिंग कोशिका के अंदर ही नर लीडिंग कोशिका के अंदर ही टेस्टोस्टेरॉन को क्या बोलते हैं? नर हार्मोन्स। हाँ, नर जनन हार्मोन्स, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। लीडिंग कोशिकाओं के अंदर ही टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जिसको सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, नर जनन हार्मोन। ये एक्चुअली इसका देखो नाम मेरे को बिल्कुल से अभी उतर रहा हूं मैं, है ना। टेस्टोस्टेरॉन को स्रावित कर, टेस्टोस्टेरॉन पता है क्या होता है? इसके बारे में आपको बता देता हूं। टेस्टोस्टेरॉन सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं शायद। टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन का स्रावित करती है, एंड्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन नहीं सर, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर होता है, एंड्रोजन मेल के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, SECONDRY, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स विकसित करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण करता है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है। टेस्टोस्टेरॉन सेक्स हार्मोन्स के नाम से बिल्कुल क्लियर है मेरे को, सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, ये हुआ। तो इसकी जो पूरी कहानी थी टेस्टिस की, वो टेस्टिस की कहानी यही थी जो मैंने आपको सुना दिया। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक टेस्टिस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर कैप्सूल के नाम से जानते हैं।
टेस्टिकुलर कैप्सूल के बाहर एक लेयर होती है, ट्यूनिका वेजाइनेला के नाम से जानते हैं, सॉरी वेजानेलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अंदर लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कोलोमिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। फिर उसके अंदर हम देखते हैं क्या पाया जाता है, सेप्टुला टेस्टिस पाया जाता है। और सर यही सेप्टुला टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ये यहाँ पे है, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण सर? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं, पहली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो चीजें, जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया सेल मिलती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल मिलती हैं, दूसरी क्या मिलती हैं? सार्टोली सेल मिलती हैं। इंटरस्टिशियल सेल में क्या देखने को मिलता है? तो इंटरस्टिशियल सेल में ये देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल स्पेस, सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल सेल होती हैं और लीडिंग सेल होती हैं। लीडिंग सेल के साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। ये देखो ब्लड वेसल्स गई हैं। तो ये था हमारा अंदर, मतलब कि टेस्टिस की आंतरिक संरचना कैसे काम होता है। अभी हम लोग इसमें मेन चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल जो शुक्र जनन करती हैं, शुक्र जनन बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि हम ये देखेंगे कि सर ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण करती है, कौन कौन से विभाजन होता है, क्या क्रियाएं होती हैं, अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस बाकी यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एंड्रोजन किसमें पाया जाता है, किसमें बनता है, कौन बनाता है। सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नीट के अंदर भी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये दो क्वेश्चन तो मेरे को याद ही है, ये आते ही हैं, लीडिंग सेल, सर्टोली से। और कभी कभी तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए आ जाता है, सॉरी नॉमेनक्लेचर नहीं, मतलब नाम भरने के लिए आ जाता है, ठीक है। जनन तंत्र दे देगा, बोलेगा इनका नाम लिखो, ठीक है। तो इसलिए नाम भी बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, इसकी इमेजेस है मेरे पास, ठीक है, ये जो मैं भी बताया हूं इसकी इमेज वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आप इमेज देखिएगा, अपनी बुक में देखिएगा, फिर मिलाइएगा, देखिएगा समझ में आया है सारी चीजें कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं मैं, बताइए आपकी अगर अब इजाजत हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं फाइनली इसको मिटाता हूं, क्योंकि आज हमें नर जनन तंत्र पूरा खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। चलो भैया, दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना हुआ नहीं जितना हुआ तेरा। गाना मेरे को नहीं आता, मैं अपने से बना बना के गाने लगता हूँ कभी कभी, है ना। तो गाना अगर गलत गा दूँ तो हंसना मत मेरे ऊपर, हंसना मत, नहीं बहुत मारूंगा। चलो इमेज देखते हैं। अब नया टॉपिक है यार, ये बड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है, ये मैं उल्टा बना रहा हूँ क्या? हाँ सही बना रहा, ठीक है। ये देखो, बताओ ये क्या है? ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर ये मैं क्या बना रहा हूँ, बताइए, बता सकता है कोई? अभी जस्ट पढ़ाया हूँ इसी को, बताओ जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स कर में तुरंत कमेंट करके बताओ भाई, कब बताओगे तुम?
जल्दी से बताओ ये क्या है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, इनके बीच में खाली स्थान है, इसको क्या बोलते हैं, बताओ। सर ये मैंने एक टेस्टिस बनाया, और टेस्टिस में मैंने बनाया ये है सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल को मैंने बना दिया। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल को बनाया। सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाद लॉब्यूल से जो अंदर सामान बनता है उसके लिए एक पाइप जैसी संरचना निकलती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए अलग अलग पाइप निकलता है। ठीक है, इस पाइप से क्या होता है, स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है, और सर इसी पाइप को वृषण जालक यानी कि रेटेटेस्टिस बोलते हैं। रेटेटेस्टिस, वृषण जालक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, वृषण जालक बोले। वृषण जालक से फिर क्या होता है, ये पाइप थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसे करके, ये देखो आगे का भी होता है ना, क्योंकि इसमें 250 कंपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, 250 कंपार्टमेंट से सामान इसमें आ रहा है। वृषण जालक जब आगे बढ़ता है तो ये बनाता है शुक्र वाहिका। इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं शुक्र वाहिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, वासा इफ्रेंसिया या वास इफ्रेंस। ठीक है, शुक्र वाहिका। सर शुक्र वाहिका के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, शुक्र वाहिका से जो नलिकाएं होती हैं जा करके वो एक घने का एक घर टाइप में हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल है ना, मतलब कि स्टोर हाउस की तरह, उसमें जा करके ये नलिकाएं सर मिलती हैं। किसमें जाकर के मिलते हैं, एक स्टोर हाउस टाइप में जाकर के मिलती हैं। तो जो ये स्टोर हाउस है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म के लिए भेज दिया जाता है कि भैया एक कमरा है, और उस कमरे को हमने बोला एपिडिडाइमिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में बोला हमने शुक्राणु को, स्पर्म को तुम स्टोर कर दो। ठीक है, क्या कर दो सर, स्पर्म को तुम स्टोर कर दो। स्पर्म को स्टोर करने के बाद देखिए, आप लोग स्ट्रक्चर तो देखे ही होंगे। एपिडिडाइमिस से फिर जब आगे की तरफ ये नलिका जाती है, याद करो, आगे की तरफ जब ये नलिका बढ़ेगी तो इस नलिका को क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंसिया। ठीक है, वासा डिफरेंसिया कहां पर जाएगी, तो वासा डिफरेंसिया जाती है, ये आगे की बात है। ठीक है, आगे मतलब यहां पे ये शुक्र वाहिनी में जाकर के मिलती है, वासा डिफरेंसिया सेमाइनल वेसाइकल में मिलती है। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल से सीधे जाकर के वासा डिफरेंसिया कहां मिलती है, तो वासा डिफरेंसिया सीधे मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से कहां मिलती है, तो उसके आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में जाकर के सीधे कौन सी मिलती है, वासा डिफरेंसिया जाकर के मिलती है। ठीक है, ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है। आपको बता दें एक बात, गुबर्नाकुलम, गोबर्नाकुलम, इसको लिख लो, गोबर्नाकुलम हिंदी में बोलते हैं प्रनिदेशक। क्या होता है सर, अगर ये आपस में जुटा हुआ नहीं रहेगा, आपस में ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तब ये क्या होगा, तब ये फैलाओगे, फैल जाएगा पूरा। तो सर ये एपिडिडाइमिस अर्धवृषण से टेस्टिस आपस में जुड़ा हुआ होता है, किसके थ्रू, तो वो होता है गोबर्नाकुलम के थ्रू, प्रानिदेशक के थ्रू आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। हम बात करते हैं शुक्र वाहिनी की, वाहिका, वाहिनी है ना, वाहिकी इसमें लिख गया भाई, देख लो गलत लिख देता हूँ यार मैं, पता है आपको बचपन की बात बताऊँ, जब मैं 4 या 5 में पढ़ता तो बहुत तेज लिखता था, बहुत स्पीड में लिखता था। तो जो मेरे सर थे
वो बोर्ड में उधर लिखते थे, उधर मैं कॉपी में लिख देता था। तो मेरे से कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे नालायक तू बहुत जल्दी लिख लेता है। तो वो लिख करके सब बच्चे, मतलब उनका काम था कि मैं लिख के दे दूं, फिर ये लोग धीरे धीरे लिखते रहे, तब तक मैं कुछ और काम कर लूँ। ये लोग बिजी, इनको बिजी करने के लिए। लेकिन वो लिखते लिखते मैं उधर लिख डालता था, फिर मैं खूब शोर हल्ला उल्ला करता था, है ना। तो वो ज्यादा लिख देते थे, लिखने के बाद आते थे मुझे मारते थे। देखते थे गलत लिखा रहता था कुछ ना कुछ, साफ लिखता था, लिखता साफ हूँ, अच्छा जैसे इस तरह लिखता हूँ उसमें लिखता साफ हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं गलत लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, तो लिख देते तो बहुत मारते थे। एक बार तो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया था उनको, कुछ शायद बदतमीजी वर्ड का यूज कर दिया था, छोटा बचपन था, उन्होंने मेरा ये पेट पकड़ के ऐसे उठा दिया था, वाट। अब फिर पता क्या हुआ था, उठा दिया तो मेरे को सब ऊपर से देख रहा था, ऐसे सब बच्चे देख, छुट्टी के टाइम की बात थी, ऐसे देख रहा, सब बच्चे देख रहे हैं। दिक्कत तब हो गई जब वहां से छोड़ दिए, तुरंत छोड़ दिया, मैं नीचे गिरा भक्त से, भाई नीचे गिरा, सबके पैर दिखने लगे, चटाक चटाक मारे। अब फिर गए, दोस्त लोग पूछ रहे थे कि फिर मार खाए यार, तुमको मार दिए आज, तो हम बोल का रहे थे अबे ये थोड़ा सा है, क्या होता है, ये खत्म हो गया। लेकिन अंदर पता था कितना मार खाए थे, है ना। दोस्त लोगों के सामने बिल्कुल हवाबाजी मार दिए, बचपन में छोटा था, बचपन में अबे इतना मार, ये पता है मार होता है क्या, अबे इतना थोड़ा सा ऐसे ऐसे मारे थे, जबकि वो कचर के मारे थे, हमको बहुत मारे थे, है ना। और सच में बहुत ज़्यादा, अभी अभी उनके पास जाएगा तो कभी कभी मिला करता हूँ, पुरानी यादें वो याद कर लेते, बताया करते कि रानू सिट मैंने तुमको बहुत मारा है। ठीक है, चलिए शुक्रवाहिनी के बारे में देखते हैं हम लोग। शुक्रवाहिनी क्या होती है, तो सर शुक्रवाहिनी के बारे में, ये 40 से 45 सेंटीमीटर तो ये पहले तो लंबी होती है। कौन? शुक्रवाहिनी। वासा इफ्रेंसिया जो होती है वो 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये शुक्राशय से मिल करके, किससे? शुक्रवाहिनी शुक्राशय से मिल करके इस लखन वाहिनी के रूप में मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती है। सर मैं ये बात कर रहा हूं सेमाइनल शुक्रवाहिका, वाहिकी इसमें लिखा था, ये सर शुक्रवाहिका है ना, वाहिका, हिंदी से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, शुक्रवाहिनी है सर ये, ठीक है, ये है शुक्रवाहिनी। यार इसमें भी कुछ गलत लिख रहा है मेरे को, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका वो है, अब वाहिनी सर ये है, हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसमें भी लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश से कंफ्यूज कर दिया। शुक्रवाहिनी सर ये है, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 सेंटीमीटर होती है, कुंडलित होती है आपस में, ठीक है। ये जाकर के कहाँ मिलती है? ये शुक्राशय से मिल करके स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्रमार्ग में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे? शुक्रवाहिनी सीधे जाती है, अपना सामान लेकर के शुक्राशय से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? शुक्राशय से। फिर स्खलन वाहिनी, एक ये वाहिनी बनाती जिसको बोलते हैं स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी के रूप में ये सीधे कहाँ पर मिल जाती है? तो ये सीधे मूत्र मार्ग में जाकर के जा मिलती है। कौन? यही शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंसिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? सेमाइनल वेसाइकल है ना, शुक्र क्या बोलते हैं, शुक्राशय है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है? तो शुक्राशय क्षारीय शुक्रिय तरल सेमाइनल प्लाज्मा स्रावित करता है। शुक्राशय क्या करता है? ठीक है, तो शुक्राशय क्षारीय शुक्रिय तरल यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है। देखो इस टेस्टिस के अंदर से, यहां से जो बन करके जा रहे हैं सर, वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म है, ठीक है। लेकिन एजाकुलेशन में, ठीक है, एजाकुलेशन के बाद क्या निकलता है? तो वो निकलता है सीमेन, जिसको बोलते हैं वीर्य, ठीक है।
अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि टेस्टिस के अंदर सीमेन का निर्माण होता है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो सर वो निर्माण होता है स्पर्म का। क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। यहां से उसका निर्माण होता है, फिर ये आगे बढ़ता है। ये जो वाहिका है ये आगे बढ़ती है, ठीक है। जब ये वाहिका फाइनली आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो यहां पे ये मिलता है शुक्रवाशय। शुक्राशय सेमाइनल वेसाइकल। सर सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है? क्षारीय शुक्रिय तरल को, जो दूधिया कलर का होता है, उसको उसमें डाल देती है। इधर से स्पर्म जा रहा है, इधर से ये क्षारीय शुक्रिय तरल को डाल दिया, ठीक है। ये सीमेन का लगभग 80% भाग बनाती है, ठीक है। सीमेन का लगभग 80% भाग बनाती है। सीमेन यदि 100% यहाँ पे निकला है तो 80% जो होगा वो तो खाली ये शुक्रवाहिका का कमाल होगा, सॉरी शुक्राशय का कमाल होगा। यार मेरे को नींद आ रही क्या भाई? शुक्राशय का कमाल होगा, 80% भाग बनाती है, ठीक है। शुक्राशय के अंदर फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, सिट्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। शुक्राशय के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज पाई जाती है वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको बता दूं, जो फ्रक्टोज होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहीं पर भी फ्रक्टोज पाया नहीं जाता है, ठीक है। यदि एक मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, और वो फीमेल कह रही है या मेल कह रहा है, फीमेल कह रही है कि नहीं कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ है, तो अगर उसकी डॉक्टरेट की जाएगी, डॉक्टरी मतलब कि अगर उसको ले जाया जाएगा लैब में, तो वहां पे क्या देखा जाएगा? वहां पे फ्रक्टोज ढूंढा जाता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के जरिए ही पहचान की जाती है कि इस बॉडी का, इस गर्ल का या जो भी है इनका रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यदि कोई झूठा आरोप लगा रही हैं तो फ्रक्टोज के जरिए ही पहचान किया जा रहा है कि ये सत्य बोल रही हैं या फिर झूठ बोल रही हैं, ठीक है। क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर ही पाया जाता है, नर के अंदर ही पाया जाता है। फ्रक्टोज मीठा होता है, हैं? बताओ, फल के अंदर पाया जाता है फ्रक्टोज, शहद में पाया जाता है। शहद मेरे को बहुत पसंद है, मेरा डिब्बा रखा रहता है किचन में, उसको चम्मच डाल के तुरंत खा जाता हूँ। शहद पता है, शहद फायदा करती है, बहुत फायदा करती है। शहद और चॉकलेट दोनों चीज़ें बहुत फायदा करती हैं, तो इन दोनों को खाया करो, ठीक है। तो मैं तो खाता हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा तेज रहता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा तेज रहता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को गतिशील बनाना और शुक्राणुओं को जीवित रखना, ठीक है। शुक्राणु भाई आते तो उनके मेहमानी करनी पड़ती है ना, शुक्राणुओं को जीवित रखना और उनको फ्रक्टोज वगैरह एनर्जी वगैरह दे के उनको गतिशील बना देते हैं। गतिशील बोले तो उनको दौड़ने के लिए प्रिपेयर कर देते हैं कि चल भाई तू दौड़, ठीक है। ऐसा काम होता है फ्रक्टोज के अंदर। फिर ये जो सेमाइनल वेसाइकल होती है, सेमाइनल वेसाइकल एक डक्ट का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? सेमाइनल वेसाइकल एक डक्ट का निर्माण करती है। उस डक्ट को बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिका, ठीक है, स्खलन वाहिका या स्खलन वाहिनी, ठीक है। क्या निर्माण करती है? एजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। तो स्खलन वाहिकाएं क्या करती हैं? ठीक है, स्खलन जो वाहिनियां होती हैं, ये आगे वाली जो डक्ट होगी इसको बोलते हैं फिर एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट ये करती है कि स्खलन के दौरान वीर्य प्रोस्टेट से होकर मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, ठीक है। स्खलन के दौरान, स्खलन के दौरान वीर्य, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में
प्रवेश करती है। ठीक है, तो किसमें प्रवेश करती है ये आगे देखो भाई, यहाँ पे है सेमाइनल वेसाइकल, इसके आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर वो सॉरी सेमाइनल वेसाइकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पहले इमेज देखे होगे पहली क्लास में। ठीक है, तो क्या करता है ये सीधे जा करके एजाकुलेटरी डक्ट कहाँ पे प्रवेश करती है, मूत्र मार्ग में। ठीक है, मूत्र मार्ग में होकर के ये प्रवेश कर जाती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमेशा कमेंट करके बता दिया करो यार, सारी चीज़ें मुझे भी पता रहें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब मूत्राशय, मूत्र मार्ग के बारे में। मूत्र मार्ग बोले तो यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं। अब यूरेथ्रा देखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसमें से जो जो आपको लिखना है उस चीज को आप लोग तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन करिए, तुरंत। यहां से क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन क्या है, फ्रक्टोज कहां पर पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बाकी वो पूरा डायग्राम तो याद करने के लिए है ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, और जिसकी नोट्स अच्छी अच्छी बनाना इंस्टाग्राम में मेरे से चेक करवा लेना, मैसेज भेज देना यार तुम लोगों की नोट्स को मेरे को काम है। ठीक है, सच में कह रहा हूँ, जो लड़का या फिर लड़की, ठीक है, मेल या फिर फीमेल अच्छी नोट्स बना रहा है या फिर रही है, ठीक है, वो मेरे को इंस्टाग्राम में भेज देगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है नीचे, उस नंबर में भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें आप बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मानव जनन की सर नोट्स है। ठीक है, नोट्स आपकी अच्छी रही, सारा कुछ आप सही से लिख रखे होंगे, तो आपको इनाम दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, और वो प्राइज़ मैं अपने पैसे से तुम लोग को दूंगा। ठीक है, हाँ, पैसा ना लगे खुश हो गए होगे, वाह प्राइज मिलेगा। सच में प्राइज मिलेगा, तुम लोग देना नोट्स। ठीक है, एक को सिलेक्ट करेंगे उसमें से। अब इस तरह मैं क्लास 11th में भी करवा रहा हूँ, नोट्स देख रहा हूँ अपनी, कि मैं नोट्स बनाता नहीं यार, ऐसे पेज में लिखता रहता हूँ, फिर वो पेज खो जाते हैं मेरे से, खत्म। देखते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के अंदर क्या होता है, मूत्र मार्ग जो होता है वो एक मार्ग मतलब रास्ता होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे मेन गेट का रास्ता, उससे कोई रूम से भी निकलेगा तो वहीं जाएगा, किचन से आएगा घर से बाहर तो वही मेन गेट होकर के ही घर से बाहर निकलेगा। इसी तरह मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग से क्या क्या निकलता है, तो मूत्र भी निकलता है, किससे, मूत्र मार्ग से, यूरेथ्रा से, और उसी मूत्र मार्ग से सर सीमेन यानी कि वीर्य भी बाहर निकलता है। बताइए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसमें आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन पथ यूरोजेनाइटल कैनाल बनाता है, जो मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर मतलब कि शिश्न के शीर्ष के बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, जैसे देखो इमेज है, ठीक है सर। ये देखो, अभी और देखना, ये इमेज है भाई। ठीक है, इमेज लास्ट में दे दूंगा, उन्हीं को देख लेना तो उन्हीं समझ जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमको दिखा ये है हमारा यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग।
मूत्र मार्ग के बाद ये सर क्या है, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है सर, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। नीचे आओगे तो ये क्या है सर, ये है काउपर ग्लैंड। भ्रमित मत होना, काउपर ग्लैंड को ही बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये यूरेथ्रा मूत्र मार्ग आगे बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ता है तो इसमें झिल्लीमय मूत्र मार्ग होता है, ये झिल्लीमय मूत्र मार्ग। यहां पे जो मूत्र मार्ग होगा वो होगा झिल्लीमय मूत्र मार्ग, ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे मिलेगा आपको पेनाइल यूरेथ्रा, सिस्नीय मूत्र मार्ग, सिस्नीय मूत्र मार्ग, ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा। ये देखो यहां से ये बाहर निकलता है। यूरिन इस रास्ते से आएगा क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पे सर यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। यूरिन का भी इसी रास्ते से होगा और इसी रास्ते से सीमेन भी निकलेगा, ठीक है। जब सीमेन निकलता है, सीमेन भी इसी रास्ते से निकल जाता है, यूरिन भी इसी रास्ते से निकल जाता है, ठीक है। ये था मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग के बारे में यदि आप लिखना चाहें तो ठीक है, सिंपल है भाई, लिख लेना जो तुम्हारे समझ में आए। बाकी लिखवाने तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़ा हो जाएगा यदि मैं लिखवाऊंगा तो। लीडिंग सेल, अंतराली कोशिकाएं, वाहिन, तुम लोग लिख लेना। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत जो दे रखा है, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल ऐसे कम दे रखा है, बिल्कुल ऐसे कम दे रखा है, सब डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो फिर क्या होता है, यूरेथ्रा के आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूरेथ्रा के आगे हमको 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हम लोग देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। हिंदी से भी इसको यही बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं सर, तो हिंदी से भी इसको यही बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका आकार कैसा होता है, तो सर प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार एक अखरोट की तरह होता है। किसकी तरह, अखरोट की तरह होता है, और इसका रंग भूरा होता है। अखरोट की तरह इसका आकार होता है और इसका सर रंग भूरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। रंग कैसा, भूरा। इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से जलीय दूधिया तरल स्राव होता है, ठीक है। इसके अंदर से क्या स्राव होता है, तो वो स्राव होता है जलीय दूधिया तरल, ठीक है। जो सीमेन में जो दूधिया टाइप का तरल मिलता है वो यहीं से स्राव होता है, ठीक है, इसमें से, और सेमाइनल वेसाइकल से भी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। जली दूधिया तरल का स्राव कहां पर होता है, तो वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। और प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन का 15 से 20% भाग होती है, ठीक है। जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसका 15 से 20% भाग किसका होता है, तो वो होता है सर प्रोस्टेट ग्रंथि का। और इस दूधिया तरल में क्या होता है, इस दूधिया तरल में कुछ एंजाइम होते हैं। और ये क्यों स्रावित होता है इसके बारे में जान लो। सर इसी रास्ते से, बहुत सिंपल है, बहुत माइन्यूट सा है, इसी रास्ते से सर यूरिन आ रहा है। क्या आ रहा है, यूरिन। यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिड होता है ना उसमें, एसिड होता है। अब इसी रास्ते से अभी थोड़ी देर पहले यूरिन गया था, है ना, आधा घंटा पहले यूरिन गया। अब आधा घंटा के बाद भाई तुम पहुंच गए, ठीक है, एक्टिविटीज होने लगी, एजाकुलेशन का समय आया, तो क्या हुआ, इसमें से आएगा, स्पर्म को यूरिन मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, स्पर्म भाई टूट के गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो भाई क्या होता है कि इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से जो ये मतलब दूधिया तरल पदार्थ निकलता है वो इस यूरिनरी ट्रैक का, ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है, सॉरी यूरेथ्रा का
पीएच को कम कर देता है, अम्लीयता को घटा देता है, अम्लीयता को हटा देता है। ठीक है, मूत्र के पीएच को ये निष्क्रिय कर देता है, मूत्र की अम्लीयता को ये निष्क्रिय कर देता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। एक खास बात इसकी है, प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के साथ साथ बढ़ती है, उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। और जब लोग बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल लगातार वृद्धि करने लगी तो क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक समय आएगा, ये जो नलिका है, ये जो ट्यूब है, इसको दबा देती है। और ये जब ट्यूब को, ये नलिका को प्रोस्टेट ग्लैंड दबा देगी तो यूरिन पास करने में दिक्कत होगी। फिर क्या होता है, फिर ऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि को काट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड अनावश्यक वृद्धि होने लगी तो यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होगी सर। ठीक है, ये था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। इसके बाद आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। ठीक है, काउपर ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा है कि ये देखो भाई छोटा सा होता है ना, छोटा छोटा मटर जैसे। तो इसका जो शेप होता है वो मटर के आकार का शेप होता है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका शेप कैसा होता है, तो मटर के आकार का शेप होता है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके जस्ट ठीक नीचे कौन स्थित है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड स्थित है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होता है। ये तरल पदार्थ स्रावित करता है। ठीक है, तरल पदार्थ, इसका स्राव मैथुन के दौरान शिश्न को स्नेहन लुब्रिकेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, शिश्न को मैथुन के दौरान चिपचिपा पदार्थ, मैथुन के दौरान शिश्न को लुब्रिकेशन, स्नेहन, हिंदी में बोलते हैं स्नेहन, लुब्रिकेशन करने के लिए मदद करता है। लुब्रिकेशन, LUBRICATION। ठीक है, लुब्रिकेशन, स्नेहन, स्नेहन बोले तो मतलब कि फिसलने, चिपचिपा बनाने में मदद करते हैं। कौन? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये एक तरीके से सफाई एजेंट, ठीक है, फ्लैशिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। जब यहाँ से सीमेन निकल रहा होता है तो सबसे पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से स्राव होता रहता है, और ये स्राव होता रहता शिश्न में आएगा। ठीक है, शिश्न में आएगा, स्राव हो रहा है, तो ये जो इस ट्रैक के अंदर जो भी एसिडिटी है, जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु या जो भी कुछ हानिकारक पदार्थ हैं, वो इस चीज को मारता हुआ निकल जाएगा। तो इसका ट्रैक को ये साफ कर देता है। एक तरीके से ये वीर के स्खलन से पहले मूत्र मार्ग को ये धो देता है, मूत्र मार्ग को साफ कर देता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शिश्न, जिसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, पेनिस क्या होता है? पेनिस इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, ये शरीर से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। इसके ये जो भाग दिख रहा है ये पेनिस का बॉडी वाला भाग है। क्या है सर? वो बॉडी वाला भाग है। और ये जो ऊपर भाग दिख रहा है ये पेनिस का रूट भाग है। ये जो ऊपर यहाँ पे भाग दिख रहा है सर इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, पेनिस ये पूरे को बोलते हैं पेनिस। और आपने देखा होगा पेनिस के ऊपर एक उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है, और इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, इस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। अब आप लोग देखेंगे ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, एक कवर चढ़ी होती है, एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को बोलते हैं फोर स्किन। उस कवर को क्या बोलते हैं? तो उस कवरिंग को बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, ठीक है, बताइए। ये
इसके अंदर क्या होता है, इस पेनिस के अंदर डॉर्सल नर्व होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके अंदर कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस कैवर्नोसम पाया जाता है। कार्पस कैवर्नोसम, ये यहाँ पे मतलब कि जो अधिक हार्ड पेशी होती है, यहाँ पे ब्लड की पेशी होती हैं, रक्त का संचरण इसमें बहुत तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त का संचरण होता है, इसीलिए इतना ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ढेर सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, बहुत ढेर सारा ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्पस कैवर्नोसम पाया जाता है। और इसके अंदर कार्पस स्पोनेंजियम पाया जाता है, स्पोनेंजियम पाया जाता है, इसके अंदर एक लेयर होती है। ठीक है, बस हो गया, सिंपल है यार। डॉर्सल नर्व, ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, एरेक्टाइल टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, बस हो गया पेनिस। पेनिस के बाद लास्ट टॉपिक, हाँ बस ये खत्म ही हो गया। ठीक है भाई, गला दर्द करने लगा पढ़ाते पढ़ाते, गला। और तुम लोग वीडियो को लाइक ना करने की कसम खा लियो भाई, कसम कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट मैं तुम लोगों को डिलीवर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइक पाने के लिए और तुम लोगों का कमेंट पाने के लिए, लेकिन कमेंट नहीं करते हो। यदि सीमेन का पीएच देखा जाए तो 7.3 से 7.4 होता है। क्या होता है सीमेन का पीएच? सीमेन के अंदर क्या क्या होता है? सीमेन के अंदर पहले तो होता है स्पर्म होता है, फिर सेमाइनल फ्लूइड होता है, फिर प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, फिर काउपर फ्लूइड होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर के सीमेन का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार जब एजाकुलेशन होता है तो उसमें कितना सीमेन बाहर निकलता है? तो पर एजाकुलेशन 3 to 3.5 ml सीमेन बाहर निकलता है ना, पर एजाकुलेशन। पर एजाकुलेशन जो सीमेन होता है वो 3 से लगभग 3.5 ml बाहर निकलता है। ठीक है, और आपको एक बहुत खास बात बता दें कि 1 ml, आप पूछोगे कि भैया 1 ml में स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो सर 1 ml में 50 से 150 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। कितने? 50 से 150 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। कितने में? स्पर्म पर ml में। 50 to 150 स्पर्म फाउंड इन 1 ml सीमेन, 1 ml, देन मल्टीप्लाइड बाई 3, देन रिजल्ट आपके सामने। सोचो, अगर 3 ml में होगा तो सोच लो 50 से 150 बढ़ा दो। ठीक है, बताइए जरा। मेरे को एक कैलकुलेशन बताओ, तुमसे पूछ लेता हूं। 3 ml स्पर्म है, बताओ, मैथ देखता हूं कैसी है। 3 ml स्पर्म है, 150 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं, तो बताओ 3 ml में, 1 ml में 150 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं, तो बताओ 3 ml में कितने स्पर्म निकलेंगे? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइनली आज आपका नर जनन तंत्र खत्म हो गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो गया, खुशियां मनाओ अब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो समझ में आया नहीं आया सब बता देना भैया, ठीक है, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
है।